एवरीवन, नमस्ते सभी को। और जैसा कि आपको पता है, आज यूपीएससी ईपीएफओ का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो गया है, अपने रिलीज हो गया है। आपने देख लिया होगा लगभग सबने, और अपने अपने सेंटर से गूगल मैप पे डिस्टेंस भी चेक कर लिया होगा, और बंदोबस्त भी कर ही लिए होंगे। सोच लिया कर किया नहीं होगा तो सोच लिया होगा कि क्या करना है। चलो वो सब ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने या समझाने या कोई टॉपिक बताने नहीं हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके पेपर में बहुत काम देगी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको कहा भी था कि कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जहाँ आपको सवाल नहीं आता होगा, फिर भी आप उसको अपने फेवर में लेके आ जाओगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे, और भी कुछ बहुत सारी बात करेंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके सब सारी चीज़ें साइड में रख के, पेन कॉपी जो भी आप कर रहे हैं बंद करके ध्यान से पूरी चीज़ सुनना है। हो सके तो चलो ठीक है, एक नोटबुक और एक वो लिख लेना, ले लेना, कुछ लिखना हो तो लिख लेना, लेकिन पूरा फोकस अभी यहाँ करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या कुछ एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी, वो हम बात कर लेंगे उसकी। चलो, कट ऑफ के लिए हम बात करने की कि हमको सेफ स्कोर कितना तक टारगेट करना है। और ये तो खैर अपने बस की बात नहीं है वैसे भी, कि अब वो तो पेपर में होगा जो ही होगा, लेकिन हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप्स ले सकते हैं जहाँ से हम अपनी जो कट ऑफ जाने वाली है उसका एक थोड़ा सा रफ आइडिया लगा सकते हैं। कुछ प्रॉपर तो कहूँगा नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर से हम कुछ सीख के थोड़ा सा और बेटर लेवल तक कर सकते हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज़ बताऊंगा, और आपको इसको ध्यान से देखनी है कैसे करना है। ओएमआर शीट में बताऊंगा कैसे करना है आपको, कि ओएमआर शीट को आपको कैसे फिल करना है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैक्स बताऊंगा। जो इन्हीं चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बेसिकली यहाँ आज इस वीडियो का पर्पज़ यही है। बाकी सारी चीज़ जो आप जानते ही हो, इतने स्मार्ट तो आप सभी हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें ये भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है ये। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जहाँ से आपको थोड़ा सा उन पे जाने से पहले एक बार देख के जाने की मेक श्योर कि आप वो टॉपिक तो एक बार अच्छे से सारे पढ़ ही लें, और लास्ट टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो सारी चीज़ें बात की बात है। वो सब आप समझते हो, वो सब चीज़ें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो आप सारे पढ़ लेना। कुछ चीज़ें हैं जो बता दूं, जैसे 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट, 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। नहीं, आपको 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। मतलब 9:30 से आपका पेपर है, तो आपको 8:30 बजे वहां बैठ के धरना दे देना है। ठीक है, क्योंकि जल्दी पहुंच जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेट पहुंच जाओगे तो जो मेहनत की है वो सारी पानी में मिल जाएगी। ठीक है, और सब तो ये पढ़ लेना आप। आ, कुछ बेसिक सी चीज़ें, एक ये चीज़, ओनली द प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, ये आपको लेके जानी है। इसके अलावा इस पॉइंट पे आप लगभग बहुत सारे लोगों ने मुझे इसको मैसेज किया, तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ ऑन हिज हर ई एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियर और द फोटोग्राफ इज विदाउट हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ will have to bring a photo identity card along with the passport size photographs with his her name and date of photograph for appearing the recruitment test of an undertaking। तो ठीक है, बहुत लोगों ने ऐसी अपलोड की होगी जहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ होगा और डेट ऑफ फोटो लिखा हुआ होगा, तो उनको ले जाना है नहीं ले जाना, ठीक है, वो भी जाके बनवा लेना। कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे वहाँ। अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर होता है कोई बहस वगैरह होती है, तो उससे आपका क्या दिमाग ही खराब होने वाला है, उससे आपका इफेक्ट सीधा पेपर पे होगा। तो इससे अच्छा आप 10, 20, 30, 40 रुपए की पूरी बनेगी तो जाके बनवा लेना। जैसे ये वीडियो देख रहे हो, अगर पेपर के बाद देख रहे हो तो अलग बात है, पेपर से पहले देख रहे हो, 1-2 दिन पहले देख रहे हो, तो आप रात को देख रहे हो तो सुबह बनवा लेना, और सुबह देख रहे हो तो अभी जाके बनवा लेना। ये चीज़ तो लिख लो इसको साइड में, कि हमको फोटोग्राफ बनवानी है नई, बिल्कुल नई बनवानी है। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि वहाँ क्या जो स्टाफ होता है, वैसे तो यूपीएससी जो स्टाफ रखता है वो काफ़ी सपोर्टिव होता है। जब मैंने पेपर दिया तो उस टाइम भी मतलब कुछ चेक वेक तो किया नहीं था, लेकिन ठीक है, फिर भी कहीं किसी की किस्मत बेकार हो तो 1-2 जने वहाँ उसको मिल ही जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, अपनी फोटोग्राफ बनवा लेना। सारे के सारे जो भी देख रहा है इस वीडियो को वो देख लेना, बाकी आपकी इच्छा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बनवा के लेके जाना है, और जो मुझे शुरू से फॉलो करते हो उनको तो मैं कह रहा हूँ, यू मस्ट हैव टू बी
आपको बनवानी है आपको तो ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, आप जो एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो उस पे कैंडिडेट्स में इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ एंड क्यूआर कोड ऑन दियर एडमिट कार्ड। तो ये चेक कर लेना आपका क्यूआर कोड सही से दिख रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें तो आपकी हो गई बेसिक इंस्ट्रक्शन जो आप पढ़ लोगे, और बस ये चीज़ डिस्कस करनी थी मुझे कि फोटोग्राफ आप बनवा ही लेना। अब देखो कुछ कट ऑफ के बारे में, ये सब तो आपको सब पता ही होगा कि एपीएफसी की 2023 की जो है वो ये रही थी, फाइनल कट ऑफ ये गई थी, ये 157.50 है, और एओयू की है, और फाइनल कट ऑफ ये रही थी। तो हम ये पेपर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा था एओयू पेपर का एपीएफसी के कंपैरिजन में, तो इसकी कट ऑफ बेसिकली थोड़ी सी कम गई थी। लेकिन हमें क्या सेफ स्कोर रखना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस बार, टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है पिछली बार से। तो पेपर हार्ड हो या इजी हो, कंपटीशन देने वाले आपको बैठे हैं। तो आप सेफ स्कोर रखोगे भी 230, तो आप आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको 230 के हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। 230 थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि 230 तक आप नंबर लेके आओ। तो 230 आएंगे कैसे, जैसे आप 90 क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी एक बार देख लेते हैं बेसिक मैथ्स थोड़ी सी, ज़्यादा मैथ्स में मैं अच्छा नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा हूँ। आपको दो दो टॉपिक पढ़ाए हैं, जाके देखना, उसके बाद अगर समझना है तो आके बताना मुझे। और भी अभी टाइम कम था इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया, आपके पास भी और मेरे पास भी थोड़ा कम था, क्योंकि मैथ्स तो फिर भी कर लेंगे, कहीं से आपने कर ही ली होगी, और मेरे 2-4 दिन से पढ़ाने से कुछ हो भी नहीं जाता। लेकिन जब पढ़ाएंगे तो पता लग जाएगा आपको कि कैसी है। बाकी जीएस से अच्छा है मेरा मैथ्स, तो उसको तो हटाओ। 90 क्वेश्चन तक आप टारगेट लग के चलो, पहले 90 क्वेश्चन कर लोगे आप तो 2.5 एक का है, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 45, 225। अभी भी हमारे 225 हो रहे हैं, और ये 90 क्वेश्चन आप जो करने वाले हो हो सकता है कि पूरे सही ना हो सकता है 60 सही हो, 70 हो, 80 हो। मान लो 70 सही है हमारे, तो कितने मार्क्स बैठ जाएंगे बताओ, 140 और 35 कितने हो गए 175। अभी भी हम बहुत पीछे, अगर हम 80 भी करते हैं तो 2.5 से करेंगे तो 160 और 40, 200 तक हम यहाँ पहुंचे। मतलब एटलीस्ट हमको कैसे भी करके हमारे 90 क्वेश्चंस तो सही करने हैं, नेगेटिव को हटा के भी। तो नेगेटिव को हटाने के लिए हमको फिर कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मान लो मैं 10 करता हूँ, 20 करता हूँ या 30 करता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा 20 तो कम से कम और एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। वो कैसे करने हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अब हो सकता है 90 तक ही आ रहे हैं मुझे, उसके बाद आगे आ नहीं रहे, तो 20 कैसे करने वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूँ। इसका पर्पस मेरा वही है बस, ये सब तो आपने कहीं काफ़ी जगह देख लिया होगा। तो 90 प्लस 20 110 कर देता हूँ मैं, तो कितना हो गया 220 प्लस 55, जो कि अराउंड 275 हो जाता है। सब काट दे मुझे, मान लो मेरे 110 मैंने किए, 15 गलत हो गए, तो कितने बचे 85। तो 230 मैं सेफ बता रहा हूँ, 230 में तो आपका हो ही जाएगा, उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा। तो कोशिश करना है कि हमको 90 क्वेश्चन तक हमारे बिल्कुल सही हो जाए। तो हम 20 क्वेश्चंस का हम क्या लिख सकते हैं, रिस्क, और रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क आप ऑलरेडी गेम से आउट हो जाओगे, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनका यूपीएससी सीएससी में वो मेंस में फेल हो जाते हैं हर बार, मेंस में। बाकी उनका प्री हर बार क्लियर होता है। प्री क्यों होता है, क्योंकि वो हमेशा रिस्क लेते हैं, और उनको रिस्क नहीं कहते हम, वो रिस्क होती है कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। और वही चीज़ थोड़ी मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि उसका अप्रोच कैसा रहता है, उनका अप्रोच कैसा रहता है। मैंने खुद से नहीं बनाया, उन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। तो जैसे कि 2.5 का एक क्वेश्चन है, अगर मैं 4 कर देता हूँ तो मेरे कितने 10 नंबर बन जाते हैं। अगर 4 में से मैं मेरे 2 सही होते हैं, 4 करता हूँ तो वैसे 10 बनने चाहिए, लेकिन 2 सही है और 2 गलत है, तो 4 नंबर, और नेगेटिव काट के भी मैं नेट पॉजिटिव में रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं 20 करता हूँ या 30 करता हूँ, तो भी मैं अपने जो लॉजिक्स लगा के और जो कैलकुलेटेड रिस्क लगा के नेट पॉजिटिव में ही रहूंगा। तो आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो आप सोच के आ रहे हो कि मैं 90 क्वेश्चंस करके आ गया तो आपके 100% सही होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ वो नहीं होंगे।
फिर आपको पता लगेगा अरे अच्छा इसमें ये गलती होगी, इसमें ये गलती होगी, और आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो बात हो गई। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, वहां पे भी आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन। और यूपीएससी जानबूझकर क्या देता है, लॉन्ग क्वेश्चन देता है, बड़े बड़े। अब कुछ क्वेश्चंस तो आपको मैथ्स में बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन होगा एक लाइन का। तो बेसिकली वो क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि आपको वो 120 मिनट में से वो आपका टाइम क्या कर सके, किल कर सके, कि और आपके जो क्वेश्चन है वो छूट जाए। तो ऐसे कैसे छूट जाएंगे, अब हम करेंगे। तो देखो कैसे करना है आपको, बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको जाते ही इंग्लिश तो उठाना है, फटाफट जो हो रहा है फटाफट करो, फटाफट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो वाला है उसको छोड़ना है, पहले स्टार्टिंग में जाते हैं उसको छोड़ देना है। क्योंकि आप उसको पढ़ने बैठ गए, एक बार समझ आया नहीं समझ आया, दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि यार मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ, बाकी बहुत सारी क्वेश्चन पढ़े, और स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश ही मिलने वाली है, इंग्लिश ही का ही मिलेगा आपको पोर्शन। तो हो सकता है, तो सबसे पहले इंग्लिश वाला क्या करना है, हो सकता है कि आपको इंग्लिश का ही मिलेगा। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में आपको करने जैसे कुछ ग्रामर से हो गए, कुछ वोकैब से हो गए। आता है वोकैब, आती है तो ठीक, नहीं आती है तो बाद में देखेंगे। तो एक बार के लिए उसको मार्क करके चले जाओ, इंग्लिश कर ली। उसके बाद जीएस में जाना है, जीएस में भी वही सब कुछ। जैसे आपका जीएस वाले सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जो भी और कुछ है, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह। क्योंकि क्योंकि अगर या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, दो ही चीज है। आता है तो मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है। पहले राउंड में जब आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, अपने पेन को रुकने नहीं देना है। इसमें अकाउंटिंग के भी सवाल होंगे जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो अगर आपने पढ़ी है तो आपका पेन, मैं गारंटी देता हूँ, रुकेगा ही नहीं। ऑडिटिंग पढ़ ली है, पेन नहीं रुकेगा, पढ़ी है तो, क्योंकि फिक्स है। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा हर चीज में। ऐसे तो है नहीं कि आप कोई ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, आप एपीएफसी का पेपर दे रहे हो। एपीएफसी तो बहुत रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, जिसका पेपर आप देने जा रहे हो, तो थोड़ा दिमाग तो आपको वहां लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जीएस करना है, जो हो रहा है फटाफट करो, नहीं हो रहा है स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो, हो रहा है स्किप करो, नहीं हो रहा तो स्किप करो आगे बढ़ो। उसके बाद जब आप एक बार पूरा पेपर 120 क्वेश्चन तक आप फटाफट जाके आ जाओ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको पहले राउंड में करने हैं जो आपको आते हैं, तो जाके आ जाओ। उसके बाद आओ वापस आप, तो आप उठाओ रीजनिंग पे, जो अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले जो छोड़ देना है आपको। इंग्लिश के बाद जीएस मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। अगर कोई देखते ही आपको लग रहा है कि ये सवाल, जैसे पूरा सवाल है ये लिखा हुआ है कुछ, तो मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें, तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि इस सवाल को मैं एक वन गो में कर दूंगा, तो आपको उस सवाल को करना है, अदरवाइज स्किप करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही आपको मैथ्स, क्योंकि आपको सारे सवाल एक बार में मैथ्स के और रीजनिंग के आपसे नहीं होने, तो उनको स्किप करना। और अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स है अगर कुछ, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े होंगे, तो लेकिन उसमें कुछ इतना बड़ा होगा नहीं, बस वो आपको डराने के लिए डाले जाते हैं, बहुत सिंपल से उनके सॉल्यूशन होते हैं। तो उनको आपको क्या करना है, स्किप करना है पहले राउंड में। जीएस कर ली, उसके बाद जब आप वापस आओ तो आप स्टार्ट करो रीजनिंग से, सेम वही गो, ऊपर से चलना है। रीजनिंग का आपको पता लग जाएगा कि मुझे आता है या नहीं आता। बिल्कुल, या तो बिल्कुल नहीं आता होगा, आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पहली बार देखो। आपको खुद फील हो जाएगा कि मैं ये थोड़ा सा टाइम दूंगा तो हो जाएगा, तो डू इट, करो। और जो मैथ्स का है उसको भी करो। और उसके बाद आओ, आपने जो छोड़ा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको फटाफट फटाफट पढ़ो। पहले एक बार हो सके तो एक बार ओवरव्यू कर लो, पढ़ना नहीं है क्वेश्चंस को, बस देख लेना है, थोड़े से कीवर्ड्स होंगे उसमें, उनको मार्क कर लेना है, जैसे क्या पूछ रहा है। और जैसे एक बार कीवर्ड्स पढ़ लिया आपने, तो अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको वो कीवर्ड से सीधे आंसर मिल जाए, और ना मिले तो आपको पूरा उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, वो थोड़ा सा अच्छे से उसको रीड करना है। और अगर जैसे कोई कीवर्ड आपको मिला तो वहां से उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना है, आगे बढ़ते रहना है। कोई कीवर्ड फिर मिला, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा अंडरलाइन करना है, ये नहीं कि आपको ऐसे सारे अंडरलाइन करके भर देना है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अंडरलाइन वही चीज करनी है जो इंपॉर्टेंट है, बिना मतलब की चीज को अंडरलाइन करके अपने पेपर को खराब नहीं करना है, क्योंकि वो आपको फिर बहुत गंदा सा दिखने लग जाएगा, और उससे
थोड़ा सा इफेक्ट आपके पेपर पे पड़ेगा। तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं बनाना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को अंडरलाइन करना है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दो तो आपने कुछ छोड़े होंगे रीजनिंग और मैथ्स के, और अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल्स। अब लास्ट में जब टाइम बचता है तो इनको करना है। और आप ऐसे करोगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस की गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपके पास टाइम जरूर बचेगा। क्योंकि अब जब आप वन गो में जाओगे तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होंगे पहली बार में, जो छोटे छोटे। तो बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहेगा कि मेरे भाई इतने क्वेश्चन तो पहले हो चुके हैं, ज़्यादा पेपर बचा नहीं। तो मानो या ना मानो, वो चीज़ें पेपर में काम आती है। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो वो चीज़ जो आता नहीं वो भी सही होने लगता है। मैं खुद ट्राई, ऐसे नहीं कि मैं कहीं से सुन के बता रहा हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो OMR शीट कैसे भरनी है आपको। जैसे ये है, अब यहाँ तो 100 लिखा हुआ है लेकिन आपके 120 का आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले 10 सवाल किए, चलो 5 किए मैंने, तो 5 में मुझे मान लो पाँचों आते हैं। तो ये नहीं कि मुझे पहला आता है जिसका आंसर बी है, तो मैं बैठ के इसको बी को यूं भर रहा हूँ, फिर दूसरा कर रहा हूँ डी को भर रहा हूँ, फिर तीसरा कर रहा हूँ बी को भर रहा हूँ, फिर चौथा कर रहा हूँ फिर बी को भर रहा हूँ, फिर सी को भर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, पहले 5 सवाल मैं जब देखूंगा, पहला किया मैंने, मान लो उसका आंसर बी है, तो हल्का सा डॉट लगा दूंगा। दूसरा किया डी है, डॉट लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा। 5 हो गए, अब पांचों को रुक के एक साथ फटाफट भर दो, फटाफट इनको भर दूंगा मैं। ऐसे नहीं कि एक एक को भरूंगा। फिर मैं 5 वाला सेट उठाऊंगा, 6 से 10 वाला। मान लो मुझे 2 ही आते हैं, तो ये वाला और ये वाला आता है। फिर अगर 2 ही आते हैं तो आगे 5 और ट्राई कर लो। फिर 5 में मुझे 4 आते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो अब ये जो दिख रहा है, अब इनको देखना है। अब ध्यान रखना कि इसी वाले को भरना है, और ये वाला है तो इसी लाइन को 8वें को देख के यूँ देखना है। कभी कभी क्या होता है, हम इसके साथ, जैसे इसका आंसर ये था तो इसके साथ ये है, तो डॉट लगा रहेगा वैसे तो अच्छा रहेगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे इसका आंसर ये तो हम इसी को भर देते हैं अगर डॉट नहीं लगा होता। तो डॉट लगाने से ये फायदा हो जाता है कि आपको गोला दिख जाएगा, बस उस गोले को भरना है। और डॉट भी सही से देख के लगाना है, ये नहीं कि यहाँ डॉट है और आपको 15 लगाना था, आपने 15 का आंसर सी था, आपने 14 में ये कर दिया। ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा थोड़ा सा कॉन्सियसनेस आपको वहाँ रखनी है। ठीक है, तो आपको OMR शीट तो ऐसे भरनी है। अब देखो कुछ टॉपिक्स जो आप देख लेना, बाकी मैं और आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कौन कौन से। DPSP को तो छोड़ना मत, एक एक आर्टिकल को अच्छे से रटी लेना, शुरू से कह रहा हूँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको सारे के सारे याद कर लेना। यूट्यूब पे जाना, कोई ना कोई ट्रिक मिल ही जाएगी कैसे याद करना है। ट्रिक है काफ़ी सारी पड़ी है, गरीब बच्चे, ये बच्चे, वो बच्चे, इनको एजुकेशन देंगे, वो देंगे। मेरी बताऊंगा, मैंने भी बना रखी ट्रिक, तो बहुत वल्गर है तो मैं उसको बताऊंगा नहीं आपको। वो मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने बहुत ही बेकार सी ट्रिक बना रखी है, लेकिन याद हो जाएगी। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक है कंप्यूटर का टॉपिक, बाइनरी कन्वर्जन। वो आपने देखा होगा कि बाइनरी से डेसिमल में बदलो या हेक्साडेसिमल में बदलो, ये सब। तो इसकी आपको देख लेना है अगर आपको टाइम मिलता है तो। अदरवाइज मैं इसका आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जो एक ही लेक्चर में आपको पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और मैं शायद इसको, ये वीडियो जब पोस्ट करूंगा उसके एक दिन बाद ही इसको डाल दूंगा, और ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। दो चार सवाल कराऊंगा और उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। बाइनरी कन्वर्जन। और अगर वैसे तो मैं करवाऊंगा, मैंने कह दिया तो करवाऊंगा, नहीं करवाता हूँ तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना ही है, यहाँ से सवाल आएगा। ठीक है, और ह्यूमन आई, इसको एक बार देख लेना, यहाँ से भी सवाल आ सकता है, या फिर या यूं कहूँ आएगा। एक लेंस वाला देख ही रहे हो तो आप पूरा का पूरा एक बार ऑप्टिक्स वाला चैप्टर देख लेना, ऑप्टिक्स वाला। ठीक है, ऑप्टिक्स वाला पूरा चैप्टर इसको एक बार देख लेना। और देखो, ये 10th वाली क्लास में भी है, लेकिन कोशिश करना 10th की जगह आप 11th का देखें। एक थोड़ा लंबा सा लेक्चर रहेगा, लेकिन आपका 1 से 2 सवाल वहाँ से सही हो जाएंगे। तो ऑप्टिक्स वाला जरूर देख लेना। DNA RNA और टिश्यूज को देख लेना, कांग्रेस के सेशंस देख लेना। ठीक है, और बाकी की जो है टेलीग्राम में बता दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और फिर थैंक्स तो पेपर होने के बाद बोलना। ठीक है, तो इनको तो पढ़ ही लेना। अब देखो, अब
मेन चीज पे आते हैं, जो एजेंडा है मेरा इस वीडियो को बनाने में। अब देखो, सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अपनी नॉलेज का यूज करना है आपको। किसका? नॉलेज का। नॉलेज से सवाल हो रहा है तो नॉलेज से ही करना है, फिर फालतू की ट्रिक्स नहीं लगानी। ये सब मैं फालतू की ट्रिक्स ही बोलूंगा, लेकिन जब नॉलेज ही काम नहीं आ रही तब क्या करें? तब जो बता रहा हूँ वो सब चीजें करनी है। कुछ चीजें हैं जो हमेशा नहीं, हमेशा नहीं करनी, और ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस में यूज कर रहे हो। अगर 2 क्वेश्चंस में यूज करना है तो मत करना। अगर आपको पूरे 118 क्वेश्चन आते हैं तो उसको वहीं छोड़ देना, उन 2 पे उनको ट्राई मत करना। लेकिन आते हैं आपको 80 क्वेश्चन है, 70 ही क्वेश्चन है या 90 क्वेश्चन है, तो आप इनको करके आओगे और इनमें से सारे सही होंगे नहीं, कुछ गलत भी होंगे, तो आप ऑलरेडी गेम से आउट हो जाओगे। तो गेम में बने रहने के लिए अब आपको एडिशनल कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। रिस्क नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क है, जहाँ कुछ चीजें होती है जो आपको एक पॉजिटिव स्कोर ऐड कर देती है। अगर आप 20 में भी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप हो सकता है नेट पॉजिटिव में रहो, और नेगेटिव में तो बहुत कम चांस है कि आप रहोगे, अगर आप सही से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आप सही से उस चीज़ों को लॉजिक लगाओगे। और ये सब चीज़ें करनी है कब? जब आपने पूरा पेपर अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद ये चीज़ें करनी है, पहले नहीं करनी। इनकी शर्त ये है कि आपको ये करनी है शांत दिमाग से, शांत दिमाग से करनी है, बिल्कुल काम होकर, कोई प्रेशर नहीं, इधर उधर पन्ने वल्ले पलट ले नहीं। आपको पता है कि मुझे इतने आते हैं, मैंने इतने कर लिए, अब मैं कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ बढ़ रहा हूँ, खुद को तैयार करके ही जाना है, उसके बाद करना। जैसे अब नेगेटिव की बात करें, 1/3 है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है ही 1/3, तो मतलब आप अगर 3 क्वेश्चंस करते हो गलत, तो आपका एक सही कट जाएगा। मतलब जैसे 3 क्वेश्चंस कर रहे हो आप, मान लो 4 कर रहे हो, तो आपको नंबर कितने मिल रहे हैं? 10। 10 कर रहे हो तो कितने मिल रहे हैं? 25। 10 है ये, 100 नहीं है। और नेगेटिव है 1/3। अब आपने 10 में से मान लो 6 सही किए जो मैं बता रहा हूँ उनसे, और 4 गलत कर दिए, या फिर आप यूँ कहो कि एक बार आपने 6 गलत कर दिए, 4 सही कर दिए, तो आपका 1 2 3 4th नंबर का आपने सही किया, 5 6 7 8 9 10 ये गलत कर दिए, तो ये तीनों मिला के आपका इसको हटा देंगे, ये तीनों मिला के आपका इसको हटा देंगे, नेट अभी भी पॉजिटिव में हो, जबकि गलत ज़्यादा किए थे, सही कम किए थे, अगर आपने 10 पे भी ये चीज़ें ट्राई की तो। लेकिन शर्त यही है, सबसे पहले अपनी नॉलेज का यूज़ करना है, उसके बाद इन चीज़ों को करना है। फटाफट अब देखते हैं क्या चीज़ें मैं बताने आऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अब यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स होके, ध्यान देके सुननी है और ऑब्जर्व करनी है, मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। और अभी 1-2 दिन बच रहे हैं, 3-4 दिन बच रहे हैं पेपर के, तो कोशिश करना 1-2 मॉक टेस्ट में आप इसको यूज़ कर लो। और मॉक टेस्ट कोशिश करना आप 9:30 से 11:30 ही के बीच ही दो अब, ठीक है? इसी टाइम में आपको मॉक देना है, अगर आप मॉक दे रहे हो तो। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको ऑब्जर्व करना है। चलो अब यहाँ से बताता हूँ मैं। जैसे ये सवाल है, और ये सारे से सवाल पीवाईक्यूज हैं, और स्पेशली ईपीएफओ वाले पेपर के ही हैं, कोई दूसरे पेपर के भी नहीं उठा के लाया हूँ मैं, वहीं से उठा के लाया हूँ, और उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व कर। ये तो सिर्फ मैंने वो है जो आपको एग्जांपल देने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने अकाउंटिंग के नहीं उठाए, ऑडिटिंग के नहीं उठाए, और हिस्ट्री वगैरह ऐसे भी नहीं उठाए। वो सब तो आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जो मैं बता रहा हूँ इनसे आप सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ही सवाल उठा के लाया हूँ बस आपको थोड़ा सा बताने के लिए, ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में कौन ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा? अराउंड यहाँ जो भी इसका एग्जाम दे रहे हैं वो 21 से 30 के बीच होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्लूटूथ हमारे ज़माने का सबसे बढ़िया चीज़ था, किसी की फ़ोटो लेनी थी, कोई गाना लेना था छोटा सा, तो हम क्या यूज़ करते थे? ब्लूटूथ। और ऐसे रखते थे, एक फ़ोन यहाँ रखा है, दूसरा फ़ोन भी यहीं रखते थे, ऐसे नहीं रखते थे एक फ़ोन यहाँ रखा है दूसरा फ़ोन छत पे रखा है, ऐसा हमने कभी नहीं किया, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो पहला सवाल, जैसे कैसे बेतुके से सवाल है जिनको आपको छोड़ना नहीं है, ये तो खैर आप कर ही दोगे, लेकिन आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सुन के ही आप निकल जाओ यहाँ से
बिना इसको देखे ही तो फिर वो तो गड़बड़ है। तो क्या कह रहा है, सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। कोई सेंस है इस चीज का? हम तो 10 मीटर दूर ले जाने में रो देते थे कि भाई यार इतनी दूर ले गया, फोटो कैसे आई। पहला गलत। सेंडिंग एन ईमेल, अगर भाई इंटरनेट ही होता तो हम ये ब्लूटूथ ही यूज करते। दूसरा गलत। डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज फ्रॉम इंटरनेट, वही हमारे पास इंटरनेट ही तो नहीं था। एक ही आंसर था। पढ़ना भी नहीं है, पहले छोटे वाले पढ़ लेना है कि छोटे छोटे क्या करें, बड़ा तो फिर पढ़ना भी नहीं है। जैसे ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये देखो, 100 नंबर वाला। इन ऑर्डर टू सेव द स्टोर फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स है उसको स्टोर करता है कौन? एक किसान। यूजुअली उनके साथ कुछ मिक्स करता है। क्या मिक्स कर सकता है? मैंगो लीव्स, देखा है तुमने कहीं? जो ये सारी जनरल चीजें हैं जो आपको देखेगा कि यार मैं मुझे नहीं आता तो ये छोड़नी नहीं है आपको, फिर भी इनको देखना तो है एक बार। मैंगो लीव्स, कहीं देखिए कि कहीं मैंगो लीव्स का अपने यूज कर रहे हो आप। सिर्फ आम के पेड़ में से हम आम का यूज करते हैं, मैंगो लीव्स का हमने कहीं यूज नहीं देखा। पीपल लीव्स कहीं नहीं देखी, खूब पड़ी रहती है। ऑरेंज लीव्स, ऑरेंज लीव्स तो जल्दी से हमको कहीं देखने को भी नहीं मिलती। तीनों गलत है। नीम लीव्स ब्रश तक कर लेते हैं, धुआं करते हैं मच्छर मारने के लिए। और हमारे गांव में तो ये भी होता था पहले, किसी की चोट लग गई, नीम का वो घिसा ऊपर का जो छिलका लगा दिया, सही हो जाता था, और सही हो जाता था। तो नीम बहुत अच्छा साधन रहा है स्टोर फूड फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है थोड़ी सी कि अब से क्या पूछा जा रहा है। डरना नहीं है कोई सवाल देख के, ऐसे बड़े बड़े सवाल भी दिखाऊंगा आगे। जैसे मेन पर्पज है मेरा यहाँ आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व कराना। मैं ये अपनी स्किल्स आपको दिखाने नहीं आया हूँ, आपको ही बताने आया हूँ कि एक सिंपल सी चीजें होती हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है, कोशिश करनी है, और इससे पहले आपको किसी मॉक टेस्ट में इसको ट्राई करनी है। हमारा पर्पज सारा सही नहीं करना, हमारा पर्पज नेक्स्ट पॉजिटिव में रहना है जितना हम रह सकते हैं। क्योंकि 90 करके तो हम वैसे भी आउट है। तो 90 + 20 या 25, जो भी हम कर सके, हमको यहाँ से नेट पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम इन चीज़ों को वहाँ करने वाले। और पहले ही बोल चुका हूँ, नॉलेज का यूज़ पहले करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, व्हाट वर द पीजेंट एसोसिएशन सेट अप इन केरला? पीजेंट एसोसिएशन सेट अप इन कहाँ? केरला, इन 1930s कोल्ड। अब देखो, जो एग्जामिनर है वो केरला ना देता तो क्या फर्क पड़ जाता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कह देता कि व्हाट आर द पीसेंट एसोसिएशन सेट अप इन 1930s कॉल्ड, तो भी तो वो कुछ अलग उल्टे सीधे नाम डाल के आपसे पूछ सकता था। लेकिन उसने स्पेशली मेंशन किया केरला ही क्यों, और जगह भी बनी थी। केरला ही क्यों? क्या? क्योंकि वो आपको खुद हिंट दे रहा है कि भाई मुझे पता है तूने ये चीज नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी होगी तो इतने गौर से नहीं पढ़ी होगी। तो अब हम आते हैं हमारे इंडिया पे। मैप बना लेता हूँ वैसे, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये आपका इंडिया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ है आपका केरला। नीचे, जहाँ की मैं आपको एक फिल्म दे दूं बिना डब के तो आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से हैं, जहाँ हम फार्मर को किसान कहते हैं, किसान कहते हैं, किसान कहते हैं। कहीं सुना है आपने कृषका? कोई कहता है आपके साइड की कृषका? कृषका फलम उगाती, कुछ ऐसे सुना है आपने? नहीं सुना। तो ये आपके जनरल वर्ड्स है, लेकिन ये क्या है देखो, कृषका संगम। थोड़ा सा हमारा यहाँ से नेटिव लैंग्वेज से हटके कृषका संगम, जो एक केरला की साइड हम देख सकते हैं कृषका संगम। तो यहाँ से आपका आंसर था कृषका संगम, और यही सही था। ठीक है। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो यार कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अब जब आप पेपर में जाके करोगे, देखोगे, तब आके मुझे कहना कि आपका इनसे हेल्प हुआ है कि नहीं हुआ, और मैं गारंटी देता हूँ आपकी ये चीजें हेल्प करेगी। चलो कोई नहीं, 3 ही करवाएं, आगे और बताता हूँ। कार्बन फुटप्रिंट्स, ये देखो, कार्बन फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स क्या है? फुटप्रिंट, मैं इसको कुछ और भी तो लिख सकता था, कार्बन के आगे फुटप्रिंट ही क्यों लगाया मैंने? कोई टर्म बनाई तो बनाने वाले ने इसके आगे फुटप्रिंट ही क्यों लगाया होगा?
क्योंकि कुछ दिखा रहा होगा, किसी चीज का इम्पैक्ट, कि भाई यहाँ फुटप्रिंट छोड़े या मार्क लेफ्ट बिहाइंड, बिहाइंड, ये हो सकता है इसलिए उसने यूज किया हो सकता है किसी और रीजन से यूज किया हो, लेकिन मुझे इतना ही समझ आ रहा है कि फुटप्रिंट कुछ इस वजह से यूज किया होगा। तो जब मैं पहले ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, अ रीजन विच इज रिच इन कोल माइंस, रिच इन कोल माइंस, तो मैं इसको कार्बन या कॉल रिच भी तो लिख सकता था, मैं ये क्यों लिखता, ये कार्बन फुटप्रिंट, तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन हम इसको अभी स्किप कर देंगे। द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ CO2 बाय ए कंट्री, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी हम CO2 की और किसी कंट्री की, किसी कंट्री की, पता नहीं किस कंट्री की, और इतनी सारी कंट्रीज है जहां हम कार्बन फुटप्रिंट सुन रहे हैं, तो हो सकता है किसी युगांडा में बात कर रहे हो एक कार्बन फुटप्रिंट्स की, तो यूपीएससी युगांडा वाला सवाल तो नहीं पूछेगा कोई कि भाई CO2 के लिए युगांडा ने क्यों लिख दिया था यहाँ पे युगांडा ने, तो हो सकता था कि कुछ ऐसा टर्म उन्होंने दिया हो, तो इसको भी हम एक बार स्कीप कर देते हैं, चलो हो सकता है हमको नहीं पता। द यूज ऑफ कार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो इसमें फुटप्रिंट्स जैसा क्या हुआ, इस वाले स्टेटमेंट का तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, ये तो कुछ और चीज हो सकता है, कार्बन क्लिप हो सकती है, कार्बन कार हो सकती है, कार्बन टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कार्बन फुटप्रिंट क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यूपीएससी जब बात करेगा तो ज्यादातर इन्हीं चीजों पे बात करता है, जो आपको थोड़ा सा, जहाँ पे आपको दिखाना चाहता है कि हम यहाँ यहाँ पे हम फोकस करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पे फोकस करते हैं, कार्बन इमिशन पे बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं, इन चीज़ों पे मैं आपको फोकस आपका दिलाना चाहता हूँ, आंसर यही था। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज, उसी को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, की भाई हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से जो ग्रीन हाउसेज गैस है उनसे क्या छोड़ रहे हैं, बिहाइंड हमारे मार्क छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं हम, यहाँ से उसका इम्पैक्ट हम दिख रहा है, उसको हमारे फुटप्रिंट उसको दिख रहे हैं कार्बन के, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट पे आओ, चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है, जैसे अब कुछ चीजें बताऊंगा जिनको ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012, 2012, मैं पेपर दे रहा हूँ 2020, 2017, 2021, 2023, यहाँ पेपर दे रहा हूँ, यहाँ से इन्हीं सवालों से उठा के इस पेपर में सवाल, इन्हीं में से कोई किसी इन्हीं पेपरों में से ये सवाल था, कोई 2011, 13 या 14 या 15 यहाँ से नहीं था कि भाई मैं 3 साल पुरानी करंट अफेयर पढ़ लूँ। पूछा 2012 में किसने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, नॉट ए सिंगल वन, और जिसने पढ़ा होगा वो तो रैंक 1 ही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसने फिर सब पढ़ रखा है। तो 2012 वाला उसने किसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसने इस नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी को नहीं पढ़ा होगा, या फिर वो टेलीकॉम किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको पता होगा कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी क्या है 2012 की, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन देखूंगा। पहली चीज तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको छोड़ दूं कि यार मुझे क्या पता नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 क्या है, मैं कर दूंगा स्किप और यहाँ से चला जाऊंगा और इसको पेपर में छोड़ के आ जाऊंगा, जाके देखूंगा तो, और ये कह दूंगा आंसर मिला के कि मुझे वैसे भी नहीं आता था, तो क्या हो गया। लेकिन ये आप कर सकते हो कैसे, देखो 2012 की बात कर रहे हैं हम, 2012 की, जब मेरे पास तो फोन भी नहीं था, फोन भी मेरे पास नहीं था, मेरे पास के शायद मेरे पापा भी कोई हल्का फुल्का सा ऐसा फोन चलाते थे 2012 में, जो जिसकी स्क्रीन इतनी सी हुआ करती थी, तो इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं। कंप्यूटर भी हम पड़ोसियों के देखते थे, वो GTA वाई सिटी खेलता था, मुझे बस मैं तो सपने देखता था कि यार मुझे भी ये लेना है और GTA वाई सिटी खेलना है, और उनके पास भी, इनके पास कंप्यूटर नहीं था, उनके पास तो इंटरनेट, इंटरनेट की तो कोई सुविधा थी नहीं, बस सीडी लाए, डाली, गेम इंस्टॉल किया, सीडी लौटा दी, ये था 2012 में। कह रहा है ये 2012 के लिए कि ब्रॉडबैंड फॉर ऑल विद मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, 2 MB पर सेकंड, मेरी तो शायद आज भी नहीं आती होगी, एक भी लेक्चर अपलोड करता हूँ तो 1 घंटे का कर रहा हूँ तो 1 घंटा उसको डाउनलोड अपलोड होने में लग जाता है, और उस टाइम 2012 में बात करें उस ब्रॉडबैंड की, जहाँ 2 मेगाबिट्स पर सेकंड आ रही हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट
ये कीवर्ड ही इस स्टेटमेंट को गलत बता देता है। क्या बता देता है? गलत। क्यों? फॉर ऑल कह रहे हो यार तुम, अगर गांव में मेरे किसी की भी एक का भी घर रह गया तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, और मेरे गांव में किसी भी एक घर में आज भी ब्रॉडबैंड नहीं है, तो ये कहाँ से लेके आएंगे? तो ये स्टेटमेंट इसको गलत बना देता है। पहला मेरा गलत। जैसे ही मेरा पहला गलत हुआ तो एग्जामिनर यही कह रहा था कि तुझे पहले कोई गलत करना है। ये गया, ये गया, ये गया। दूसरा तीसरा पढ़ना भी नहीं है, दोनों सही है और मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ना मैंने इसको पढ़ी है। ये है, लेकिन जैसे अब हमेशा नहीं, 90% भी नहीं, 80% कहूँ, 80% आपके चांस होते हैं हमेशा कि कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है, कीवर्ड है उस वो हमेशा, हमेशा नहीं सॉरी, जनरली वो क्या होता है, गलत होता है। जैसे ये ऑल हो गया आपका, ऑलवेज, ये एक्सट्रीम कीवर्ड्स है। जैसे और भी होते हैं, नेवर और ओनली, और भी काफ़ी है, अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन जो भी एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं, मेरा कहने का मतलब समझिए, एक्सट्रीम कीवर्ड्स क्या होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। जैसे ये सवाल ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, पहला गलत, और वो यही कह रहा था कि मुझे आपको, अब भाई आपको पहला ही गलत करना है और कोई नहीं पढ़ना, और ना मैंने ही पढ़े और मैं अभी भी नहीं पढ़ रहा। ठीक है। और एक और चीज़, जनरली जो एग्जामिनर होता है वो डाटा, डेटा डाटा या डेटा जो भी कहो आप, उनके साथ छेड़खानी करता है। जैसे कोई ए चीज़ है, उसका डाटा 10 है, कोई बी है, उसका डाटा 20 है, तो वो क्या करेगा, एक ही जगह यहाँ 20 डाल देगा, यहाँ 10 डाल देगा। वो ऐसी चीज़ें कर देता है। या फिर कह देगा 100% सही है, 30% सही है। भाई कितना परसेंट सही है, कौन किसको याद रहता है, वो उसको पता है, किसी को याद नहीं है। और वो यही चेक करना चाहता है कि वो जब तुम बन जाओगे कोई कलेक्टर वलेक्टर कुछ भी, तो तुम इन चीज़ों को पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे, इन चीज़ों को पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन चीज़ों को आप थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको सारा जो काम करना है एपीएफसी बनने का, वो सारा आपको कहाँ करना है, डेटा में करना है। आपके पास नंबर्स लिखे होंगे, 10,517 रुपये, 10,314 रुपये, ये डेटा में आपको काम करना है सारा। चलो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन आओ, दूसरे पे देखो। अब जैसे ये दिख रहा है, और मैं इस पे कोई पेन वैन नहीं चला रहा हूँ, तो आप वापस जाके इसको एक बार खुद से ट्राई करना, बिना रिकॉल किए कि मैंने क्या बताया। कि मैं होता, अगर आपके पास ये पेपर होता, ये क्वेश्चंस होते, तो आप इनको कैसे ट्राई करना, और पुराने क्वेश्चंस भी निकालना, उनको भी देखना, उनमें भी ट्राई करना। बहुत सारे बतेरे क्वेश्चन पड़े हैं क्वेश्चन पेपर में, मैं देख रहा था, तो भाई मैं सोच रहा था यार कैसे पूरा पेपर ही उठा के लेके चलूँ, पेपर उठा के लेके चलूंगा तो 5-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी, कोई नहीं देखेगा, और बिना मतलब ही मेरी ये मेहनत है वो फालतू चले जाएगी। इसलिए मैं कुछ ही चीज़ें उठा के लाया हूँ। जैसे अकाउंटिंग के तो भरे पड़े भाई, अकाउंटिंग के तो बहुत भरे पड़े, जैसे कुछ करना ही नहीं है, बस उन्हीं इन्हीं की चीज़ों को लगा के अकाउंटिंग के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो आगे आओ, 28 कोई किसी पेपर का, पता नहीं किस पेपर का, वहां से क्वेश्चन उठाया, मैच करना है फर्स्ट को लिस्ट को सेकंड से। ठीक है। जैसे एक दे रखा है रिकवरी ऑफिसर, एक दे रखा है कंपलसरी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट मैच करने लग जाओ कुछ, पहले एक बार थोड़ा सा देख भी लेना है कि क्या कह रहा है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, अब देखो, जिसने मेरे साथ लेबर लॉस किए हैं, लेबर लॉस जिसने भी किए हैं, उसको ऐसे ट्रिक इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है, अपनी नॉलेज से इस सवाल को एक ही बार में, पहले ही गो में, पहली बार जब वो कर रहा होगा तभी उड़ा के चला जाएगा, देखते उड़ा देगा इस सवाल को। अगर उसने, किसी ने मेरे साथ सीरियस होके उन लेबर लॉज को पढ़ा है, और मैंने स्टार्टिंग में 10 ही पढ़ाए थे बस, और 10 ही इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि बाकी भी उन्हीं से हो जाते हैं, बस आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। नहीं तो बाद में मैंने और पढ़ा दिए, मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पहले 10 छांटे कौन कौन से हैं, उसके बाद जब मुझे वो हो गए कंप्लीट, टाइम बचा मेरे पास, तो मैंने और पढ़ा दिए। और उनको भी आप अगर पढ़ लेते हो ना, तो लेबर लॉ का वैसे भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। जैसे कोई है, किसी ने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट देगा, उसको तुरंत ये याद आ जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट। मेरा उसमें एक शायद 19 मिनट का ही पहला ही वीडियो, और भी हटाओ, चैनल का पहला ही वीडियो ये है,
द मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसमें शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट शायद दूसरे तीसरे मिनट में ही बोल रखा है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई होता है। सी का सेकंड, सी का सेकंड। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा पेन का यूज़ करना पड़ेगा, हल्का वाला ले लेता हूँ। जैसे क्यों बता रहा हूँ पेन का यूज़ क्यों करना है, ऐसे नहीं करना है कि भाई ये सी का सेकंड है, ये वाला है, इसको काट दो, इसको बिल्कुल नहीं करना है आपको ऐसे। सी का आपको सेकंड काट रखना है, सी का सेकंड। तो कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ, एक यहाँ है, इनको यूं काटना है, यूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सी का सेकंड मुझे मिल गया। अब मुझे देखना है ए वाला, ए में क्या है, 4 है या 1 है। रिकवरी ऑफिसर 1 में द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। वैसे मैंने इसको पढ़ा है नहीं, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात कर रहा है, कुछ रिकवरी ऑफिसर से कुछ लेना देना नहीं होगा, कुछ ये रूल्स वगैरह के बारे में आपको पता है अगर आपने पढ़ा है तो, कि भाई ये एक मॉडल रूल्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हुए हैं जिनके ऊपर आपको, ये आपको दीवार पे चिपका देने हैं। उसके अंदर आपकी सारी कंडीशंस जो भी रिलेटेड है उस एस्टेब्लिशमेंट से, कि कैसे किसी को किस बेस पे सस्पेंड किया जाएगा, क्या उनके वेजेस रहेंगे, क्या मांगे रहेगी, और जो भी सारी चीज़ें वो स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है। इतना आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक, क्योंकि रिकवरी ऑफिसर तो यहाँ फिर भी नहीं आना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कुछ ऑर्डर से रिलेटेड है, रिकवरी ऑफिसर यहाँ नहीं आना है, ए में फर्स्ट नहीं हो सकता। आंसर ये है, बाकी मुझे देखने भी नहीं है। चलो, कह दोगे कि भाई हमने आपसे पढ़ा नहीं है, तो आप तो उनको बता रहे हो जिन्होंने आपसे पढ़ा है, लेकिन ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब देखो बात आती है रिकवरी ऑफिसर की। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप ईपीएफओ की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आपने ये वाला एक्ट ना पढ़ा हो। रिकवरी ऑफिसर का प्रोविजन हमने इसी में पढ़ा था। तो ए का 4 है, ये दोनों मेरे हट गए ऐसे। डी का मुझे नहीं करना पड़ा, डी ऑटोमेटिक सही हो गया, देखो 1-1, मतलब डी का ये हो गया, सबसिस्टेंस अलाउंस इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, अब वो सस्पेंशन के ऊपर कितना क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर, अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा है कि क्या कौन सा एक्ट है, क्या है इसके अंदर, टाइम मिलेगा या फिर, अब तो कोई मतलब नहीं है, अब मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना। सबसिस्टेंस अलाउंस है, जो आपने नहीं पढ़ा तो भी आपका ये सही हो गया, 4 आपका सही हो गया। अब यहाँ आपको, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको सही कर लोगे, आप इसको गलत कर दोगे। 50-50% चांस पे आप यहाँ आ गए हो, तो हो सकता है आपका तुक्का भी सही हो जाए और आप क्या नेट पॉजिटिव में जाओ। तो यहाँ तो जहाँ पे आप दो एलिमिनेट कर दो, वहाँ तो कुछ ना कुछ आपको लगा के ही आना है, उसको छोड़ के नहीं आना है। फिर से सुन लो, जहाँ दो हो जाए एलिमिनेट अच्छे से, वहाँ तो आपको क्वेश्चन को करके ही आना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, अब जैसे कंपलसरी इंश्योरेंस है, मान लो मिनिमम वेजेस में कोई इंश्योरेंस वाली कोई चीज़ नहीं है। ये वाला एक्ट तो आपने फिर भी पढ़ा होगा, और कंपलसरी इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। इंश्योरेंस से रिलेटेड मिनिमम वेजेस में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट ये इसका आंसर। दो दो में क्या है, 3, बी में क्या है, 3, ये क्या है, 2, गलत, सही। ठीक है, इसको ऐसे करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बाद में देख लेना, आप कर लेना। ये पीडीएफ है, वो टेलीग्राम में भी दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे आओ, अगले वाले पे आते हैं हम। अरे यार, बड़ा हो जा, जैसे ये वाला है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग की, जहाँ हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं वहाँ से भी अगर पढ़ी होगी तो भी ये सवाल आपका किया जा सकता है, अगर हल्की सी भी पढ़ी होगी तो। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। कुछ याद आ रहा है, हमारे मास्टर जी चिल्ला चिल्ला के बताते रहते थे, ये है लीना की रब से, सॉरी, है लीना की रब से फरियाद। फिर से चिल्लाते थे हम सारे, क्या याद करेंगे, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये सारी चीजें पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे।
10वीं तो पढ़ी होगी सबने केमिस्ट्री, 10वीं में तो वहाँ भी, या इसको तो सबको याद करवाया है। एलिना की रब से फरियाद, व्हाट इज दैट? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। अब ये क्या है? ये देखो, जब हमने ये पढ़ा होगा तो हमारे मास्टर जी ने साथ में ये भी बताया होगा कि हम जैसे जैसे डाउन जाते हैं इसमें, वैसे वैसे जो साइज है एटम का वो इंक्रीज होता रहता है। जैसे ये है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ये इससे दूर होगा, मतलब जैसे जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा साइज होगी, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतना दूर होगा, और उतना धी कमजोर ये बल से यहाँ से इससे बंधा हुआ रहेगा। जितना दूर होगा उतना कमजोर बल रहेगा, और उसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी हमको चाहिए होगी। तो जितना ज़्यादा दूर उतनी कम एनर्जी दूर, इतनी कम एनर्जी चाहिए। जितना ज़्यादा पास, मतलब जितनी ज़्यादा साइज कम उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो सबसे पास कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन में देख, हाइड्रोजन नहीं है, सबसे पास लिथियम। आंसर बढ़ करो और आगे बढ़ो। चलो ये तो ठीक है, एक सवाल मुझे बताना। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है? और जो भी है मैं नहीं बताऊंगा कौन है, जो भी है वो क्यों है। अब मैं चाहूँ तो इसका आंसर आपको यहाँ पूरा समझा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको जाके कहीं सर्च करें या पढ़ें, जिससे आपको एक दो कॉन्सेप्ट वहाँ उसमें आपको मिलेंगे जो आपको कुछ रिवाइज करवा देंगे। तो आप उसको जाके इसको जरूर चेक करना, इसका आंसर जरूर चेक करना। वहाँ जो दो तीन कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे उनको जाके जरूर अच्छे से पढ़ लेना, फिर मत कहना बताया नहीं था, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे अब मैं 81 क्वेश्चन पे बात करूँ तो कितने सारी चीजें बता दी मैंने आपको। मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करवा रहा हूँ जो आपको करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बात कर रहा है सिक्योरिटी की और साथ में दे रहा है नॉट। गौर करना, क्या पूछा है? नॉट पूछा है, कुछ और पूछा है। किसी ने अगर टीसीएल भी पढ़ा होगा, सिक्योरिटी मार क्या जाएगा, अगर नॉट नहीं देखा तो आगे क्या देखा कभी नहीं। तो नॉट और क्या देखना है? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी है तो हमेशा नहीं, लेकिन जनरली क्या होगा, जिस चीज से पूछा है उसका नाम तो कंप्यूटर में आपने देखा ही होगा। जैसे कि मैं वैन लिखूं, वैन का क्या मतलब है? वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे के पूरे अक्षरों के नाम लिखे हुए हैं। तो हो सकता है कोई जो सिक्योरिटी है वो भी मेरा एस से कहीं रिलेटेड हो। एस है, एस है, ये तो खैर आपको पता ही होगा। SSL सर्टिफिकेट बहुत सारी, हर वेबसाइट जितनी वेबसाइट चला ली होगी आपने, सब में लगभग नीचे लिखा रहता है SSL सर्टिफिकेट, तो सिक्योरिटी का ही होता है। एस है, एस है, यहाँ तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी लिखा हुआ है, IP सिक्योरिटी। सही है, पूछा है नॉट, यही आंसर है। थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करना है, क्योंकि वैसे भी नहीं आता, वैसे भी आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो क्यों ना हम, हो सकता है नेट पॉजिटिव में चले जाए, हमारे मार्क्स इस लाइन पे जहाँ हम यहाँ कट ऑफ से नीचे हैं, क्या पता इन चीज़ों से हम यहाँ पहुँच जाए। इंटरव्यू वगैरह बात की चीज़ें, फाइनल कट ऑफ बात की चीज़ें, पहले लाइन तो पार करो। एक थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा कि मैंने इस लाइन को पार किया था। एक साल 2025 था जिसमें मैंने इस लाइन को पार किया था। ठीक है, अब आओ जैसे पॉलिटी का। पॉलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं आपको। दिस इज बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग वाले भी जैसे जनरली गलत होते हैं, हमेशा नहीं, जनरली गलत होते हैं। नॉट पॉलिटी किसी भी और में देखोगे तो जनरली गलत होते हैं, हमेशा नहीं होते। लेकिन थोड़ा सा आपको सेंस और थोड़ी सी आपकी हल्की सी नॉलेज यूज करनी है तो आप पकड़ लोगे कहाँ बाइंडिंग होता है, कहाँ नॉन बाइंडिंग होता है। फिलहाल छोड़ो, जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट 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 नॉट, नॉट को गोला करना ही है जाती है अगर नॉट दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बस ये सवाल डालने का कोई फायदा निकला नहीं, क्योंकि ये सवाल तो वैसे भी आपको रटा होना चाहिए। पता नहीं कितनी बार कितनी एग्जाम्स में सेम सवाल पूछा गया है, ये सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा है, कितनी सारी बतेरी एग्जाम्स में पूछा है सवाल को। फिर भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक और ऑप्शन दे देता नेशनल कमीशन फॉर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर दिस। ये ही देखिए अकेला यही क्यों दिया? थोड़ा सा सोचो, कुछ तो उसके पीछे उसने कुछ सोचा होगा इस सवाल को डालने के पहले कि कुछ कमजोर बच्चे भी पेपर दे रहे होंगे जिनके कुछ तो सवाल सही हो जाए, इसलिए ऐसा बच्चों जैसा सवाल उसने यहाँ डाला। क्या ये नहीं पढ़ा है आपने पॉलिटी में? इंपॉर्टेंट चीजों में बहुत बार पढ़ा है। पॉलिटी वाला रिवीजन क्लास है, जाके देख लेना, वहां भी 3-4 बार बोल के बताया इस चीज को। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, ये कौन से में आता है? एससीज वाला आर्टिकल 338, एसटीज वाला 338A, बैकवर्ड क्लासेस 338B। कौन सा अमेंडमेंट? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उससे आया था, हटाना था, बस इनको एलिमिनेट करना था, ये हटाना था। इस पे भी बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे, फिर भी अगर आ भी जाता है दोबारा, क्योंकि बनेंगे थोड़ा सा ओवर स्मार्ट भी बनेंगे वो। दूसरे पे आओ, जैसे ये वाला सवाल है। अब वैसे तो ये जनरल टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा ईपीएफओ के लिए, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे ये इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होगी। लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, मेमोरी। हाँ, मेमोरी वाले से याद आया मुझे, मेमोरी वाला जो चैप्टर है कंप्यूटर का, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, मेमोरी वाला। और एड्रेस, एड्रेस जो रजिस्टर होते हैं, घोल के पी लेना पेपर से पहले, एड्रेस रजिस्टर मेमोरी वाला। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन कह रहा हूँ। रजिस्टर, रजिस्टर छोड़ो, पूरा का पूरा मेमोरी टॉपिक है वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना। एक टोपोलॉजी, टोपोलॉजी पढ़ लेना, और एक कन्वर्जन पढ़ लेना। कन्वर्जन वैसे मैं इस वाले को आपको करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप ना करवाऊँ तो भी अभी टाइम मिले तो तुरंत पढ़ लेना, और जब मैं कराऊँ तब तो आपको फिर ठीक से पूरा याद हो ही जाएगा। सवाल पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंबाइन, कंबाइन क्या? सेवरल ऑब्जेक्ट्स। इंटरप्रेटर कुछ कंबाइन जैसा कुछ है नहीं भाई, कुछ भी नहीं है इंटरप्रेटर में। क्या करता है? कोड रन्स करता है, कोड रन्स करता है, कुछ नहीं है ऐसा कंबाइन करने वाला। कंपाइलर, मैं सोच सकता हूँ एक बार कि वो कंपाइल कर रहा है कुछ, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसको एक बार स्कीप कर दो, हो सकता है कि भाई लिंक करना, कंपाइल करना। और लाइव मॉड्यूल्स, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर का स्कोप यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि वैसे भी कंपाइलर का क्या काम होता है? कन्वर्ट सोर्स कोड, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स नहीं, एंड लाइब्रेरीज किसको? इसका काम तो उल्टा है। कंपाइलर ये खत्म, लोडर का तो कोई मतलब ही नहीं है इधर, इसको तो यू काट दो यू, ये तो मेमोरी रनिंग में काम आता है। लिंकर है, अब थोड़ा सा और भी दिमाग ना हो तो आप इनको और इनको, तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, चलो इसमें कुछ भी नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे ये याद है, मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ कॉम्बाइन करने की बात कर रहा है। तो ये दोनों तो वैसे भी कट गए, ये दोनों, ये ही बचे, तो 50% चांस तो अभी भी ये है कि आप कोई सा लगा के आओ, तो और थोड़ा सा दिमाग कर, अगर ना भी आता हो तो मैं थोड़ा लिंकर की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ कंबाइन करना है, लिंक करना है, लिंकर की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, जो चीजें मैं ऑब्जर्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको करो, और ये तो कुछ ही सवाल उठा के लाया हूँ, बहुत सवाल पड़े हैं ऐसे, बहुत। दूसरे पे आओ, जैसे ये थोड़ा इसको छोटा कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म प्रोवैक्स डीएक्स? क्यों मैं ये डीएक्स क्यों लिखूं? मैं तो सिर्फ प्रोवैक्स लिखूंगा, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको लिखता सिर्फ प्रोवैक्स, और ये डीएक्स नहीं लगाता। अब करो कैसे करोगे?
ये DX उसने क्यों लगाया, उसने क्यों एक टाइपिस्ट बैठाया कि भाई तुम D और X को छोटा छोटा यहाँ नीचे लगा के देना, बिना इसके मत देना। समटाइम्स सीन इन न्यूज, और न्यूज में हो रहा है कुछ ऐसी चीज है प्रोवेक्स DX जो मैंने नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये न्यूज में रहा है जब ये पेपर बना उस टाइम। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। स्पेशल पर्पस, अब DX है, चलो पहले तो ये बताओ DX क्या है। मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सच में नहीं पता इसका मतलब DX का क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में होता है D और X से मैं कुछ ऐसे डाटा एक्सचेंज जैसा बना सकता हूँ, डाटा एक्सचेंज, या फिर कुछ डाटा एक्सटेंड बना सकता हूँ, डाटा एक्सटेंडेड, कुछ ऐसी चीज होगी, कुछ भी हो सकता है। वैसे पता है मुझे, लेकिन बता रहा हूँ कि नहीं पता। लेकिन DX का मतलब कुछ और है जो मैं बता रहा हूँ, डाटा एक्सचेंज या डाटा एक्सटेंडेड नहीं है। तो आपको भी नहीं पता होगा तो, लेकिन मैं फिर भी यही सोचूंगा कि यार कुछ डाटा एक्सचेंज या डाटा एक्सटेंडेड कुछ ऐसा होगा जो कुछ डाटाबेस से रिलेटेड होगा। अब ये डाटाबेस से रिलेटेड होगा, डाटा एक्सचेंज कर रहा है तो डाटाबेस की जरूरत होगी। दो ऑप्शन नहीं मेरे पास डाटाबेस वाले हैं, देखो यहाँ। ये तो वैसे भी काट दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता इसमें। तो मैं जाऊंगा तो इन दो डाटाबेस वालों के साथ जाऊंगा। अब मैं इन डाटाबेस वालों को पढ़ूंगा। ये कह रहा है ए डाटाबेस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज। जैसे मैंने ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज देखी, मेरा एक बार तो दिमाग यहीं रुक गया। मैं पेपर दे रहा हूँ EPFO का, जहाँ मैंने पूरे 2 4 5 महीने पढ़ी वहाँ पे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, कंपनी, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब पढ़ा, और पेपर भी उसी का दे रहा हूँ। तो अब तो मैं आगे वाला ही तो पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे मैं इसको कर दूंगा, अब देखी जाएगी मेरा पॉजिटिव आता है नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये इसका आंसर है। क्योंकि देखो, ए डेटाबेस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर अकेडमिया, स्पेशली डिजाइन फॉर अकेडमिया, किसके लिए, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, वो भी फाइनेंशियल। इनको तो मैंने पहले ही हटा चुका हूँ डाटाबेस को, DX को, DX है तो DX उसी ने इसीलिए दिया था क्योंकि आप इनको हटा दो, इनको, इन दो भाइयों को यहाँ से हटा दो, डाटाबेस वाले रखो। दूसरा, a database in which collection and storing of data is done on user system and this is basically designed for a single user। अच्छा, कोई सिंगल यूजर के लिए ऐसा इन्होंने काम कर दिया जो न्यूज में था। इंडिया की एजेंसी हो सकती है कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सिंगल यूजर का कोई काम किया हो, वो न्यूज में रहा हो, या फिर कोई स्पेशली कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ग्लोबली ऐसे कुछ बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज आई हो जो न्यूज में रही हो। यही आंसर था इसका, कुछ भी नहीं थे, ये था। हाँ, हो सकता है मुझे आंसर पहले से पता हो, लेकिन वहाँ जब आप बैठोगे आपको पता नहीं होगा, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले अपनी नॉलेज का यूज़ करना है। कुछ और सा लग रहा है आपको, कुछ एब्रब कुछ ऐसा बेतुका सा लग रहा है आपको, कोई बेतुका सा स्टेटमेंट दे रखा है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है इसमें। जैसे वो स्टार्टिंग में नहीं दे दिया था उसने कि भाई 10 किलोमीटर तक के फाइल ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ, ये क्या है, एब्सर्ड है ये भाई, बिल्कुल बेतुकी सी चीज़ है। कोई ऐसा बेतुका सा लग रहा है तो उसको हटाओ। और कुछ जैसे कोड वाले हैं तो उनमें से उस कोड वाले को हटा दो सबको पहले, जैसे और है तो देखता हूँ, जैसे यही आ गया देखो। अब फिर कह रहा हूँ, अब बड़ा ही कर रहा हूँ मैं, और मैं हाँ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो लेबर लॉस पढ़ा है वो बहुत बेनिफिशियल होंगे जिन्होंने देखे हैं। जाके कमेंट देख लेना, मैं खुद नहीं कह रहा, जाके कमेंट देख लेना। और अकाउंटिंग के देख लेना, अकाउंटिंग में तो भाई ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रखे हैं लोगों ने, दिल ही खुश हो गया मेरा, ऐसे उनको ऐसे दिल दे दूँ अगर सबको अलग अलग दे दूँ। इतने इतने जो उनके फीडबैक मिले ना मुझे, मज़ा आ गया कि यार हाँ, मैंने जो अपना टाइम था वहाँ से निकाल के लगाया वो कुछ काम आया, वेस्ट नहीं गया। अगर वेस्ट हो जाता तो बहुत दुख होता, लेकिन वेस्ट नहीं गया। उनके कमेंट देख लेना तुम जाके, जो मैंने अकाउंटिंग के कंपाइलेशन वीडियो डाल रखी ना, उनमें नीचे जाके कमेंट कर लेना, देख लेना, CA फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट जो भी है उन लोगों ने भी कमेंट कर रखे हैं कि भाई आपका कंटेंट अप टू द मार्क है EPFO के लिए। और मैं नहीं कह रहा पेपर आओ, पेपर में बैठना, तब जाके देखना। अभी मैं फिर भी कुछ नहीं कहूँगा, हो सकता है बाद में पेपर में से उठा के बताऊँ कि देखो
बताया था मैंने, सवाल तुमने ध्यान नहीं दिया। और कहूंगा मैं, अभी भी बता रहा हूँ बहुत सारे। जैसे ये वाला सवाल, अब आओ सवाल पे। कितने हैं यार? चलो, बहुत सारे डाल दिए, ठीक है। फटाफट देखो, चलो बताता हूँ। आराम से देखो, फटाफट में, क्योंकि काम की चीज़ है। Which of the following facilities, sorry, are to be provided by the contract to interstate migrant worker? जिसने मुझसे लेबर लॉज पढ़े होंगे वो अब इस सवाल को आगे नहीं पढ़ेगा, सीधा ऑप्शन पे जाएगा और आंसर मार के निकल जाएगा। लेकिन ठीक है, नहीं पढ़ा किसी ने, आपने नहीं पढ़ा, आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। तो पूरा पढ़ूंगा मैं। Which of the following facilities are to be provided by the contractor to interstate migrant workers in connection with the work of an establishment to which the interstate migrant workman, ये एक्ट इज एप्लीकेबल? मुझसे नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कहीं से थोड़ा तो पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा, ये एक्ट नहीं पढ़ा, चलो कुछ और तो पढ़ा होगा। अब इसके लिए कोड है, तो मुझे पेन पेन की जरूरत है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इतना ही देता तो ये मेरा सही था, क्योंकि जो इस एक्ट में हमने अच्छे से पढ़ा था कि कोई अगर बाहर से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, होस्ट स्टेट में, होम स्टेट से होस्ट स्टेट में आ रहा है, तो उसके प्रोविजन था कि उस होस्ट स्टेट में अगर कोई वहाँ नेटिव वहाँ का काम करने वाला है, तो उसके बराबर इसको वेज मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क था। लेकिन उसने यहाँ नहीं रुका, वो आगे गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। इस इससे रिलेटेड इसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। उसको यहीं तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद कह रहा चिल्ला चिल्ला के कि मैं इसको गलत करवाना चाह रहा हूँ। तो फिर भाई, अगर ये यही एक्ट ये कह देगा, तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट क्या कहेगा? वो क्यों बनाया गया फिर? वो इसी के लिए बनाया गया। पहला स्टेटमेंट गलत, ये गलत, ये गलत। दूसरे पे आऊंगा। प्रोविजन फॉर सस्टेनेबल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है, हो सकता है देता हो ना देता हो, लेकिन देता है। ये हमने एक्ट में पढ़ा था, जिसने भी पढ़ा है। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं पता देता नहीं देता, लेकिन आगे पढ़ूंगा। प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, नहीं पता मुझे कि देता है कि नहीं देता, लेकिन देता है ये भी। लेकिन दोनों का नहीं पता मुझे कि देता है नहीं देता। ये प्रोविजन फॉर ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम, एक कॉन्ट्रैक्टर जो कुछ चंद पैसों के लिए एक आदमी को दूसरे आदमी काम करने भेज रहा है, वो उसके ओल्ड एज की बेनिफिट स्कीम्स की गारंटी लेगा? कोई ये है बेतुकी बात। ये जो मैं बेतुका कह रहा था, एब्सर्ड कह रहा था, वो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने कुछ कमीशन के लिए उसको वहां से वहां भेजा, वो उसको ओल्ड एज की बेनिफिट्स देगा? कैसी बेकार चीज, बेकार बात। ऑप्शन नंबर 4 काटूंगा सबसे पहले, ये इसको तो बिल्कुल काट दूंगा, इसको काट दूंगा, इसको ऑलरेडी काटा हुआ है। ये आंसर है, पांचवा पढ़ना भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज, रेजिडेंशियल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था और ये पता था। ठीक है, ऐसी ये चीजें आपको क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। किस्मत वाले ही होंगे वो, जिनको ये वीडियो पेपर से पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, बैटरी भी खत्म होने वाली है टैब की, लेकिन फटाफट मैं इसको करवा देता हूँ अब। जैसे ये लिस्ट आपको मैच करनी है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इनमें से, लेकिन मैं फिर भी इनको एक बार पढ़ूंगा कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं। फैक्ट्रीज एक्ट, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, सर्टिफाइंग सर्जन, हाफ मंथली पेमेंट, पीस वर्क, ये सब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। इन चीज़ों की बात कर रहे हैं इस एक्ट में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए ही होगी। बिना नॉलेज के आप इसको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। तुक्का लगा के कर लेते अलग बात थी, लेकिन नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने हल्का सा भी, थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस इसके अंदर है कि किसी को अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज रहे हैं, तो वो कहाँ जा सकता है? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन में। ये तो आपको बिना पढ़े भी आ जाना चाहिए था कि ये भाई ये इसी चीज में होगा, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, और तो कहाँ है। तो ए का मेरा 3 वाला फिक्स हो गया। ए का मेरा
3 वाला फिक्स हो गया, इसको काट दूंगा मैं, इसको काट दूंगा मैं, ऐसे नहीं काट पा रहा तो ऐसे काट दूंगा मैं इसको पूरा, कि मुझे ये दिखने भी नहीं चाहिए। ए का मेरा 3 फिक्स हो गया, चलो अच्छी बात है। अब मैं डी का देखो पीस वर्क, 2 अपने आप आ गया, नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन ये अपने आप आ गया, ये दोनों है। अब मुझे यहाँ करना है कुछ, हाफ मंथली पेमेंट कोई मिनिमम वेजेस से कुछ रिलेटेड चीज नहीं हो सकती, सबको पता है। सर्टिफाइंग सर्जन मिनिमम वेजेस में क्या करेगा, कोई बच्चा है या बड़ा है या बहुत बड़ा है, मिनिमम वेजेस तो सबको मिलेगा, सर्टिफाइंग सर्जन की जरूरत नहीं है। तो बी में 2 नहीं हो सकता, सॉरी, सर्टिफाइंग सर्जन। अच्छा, ऑप्शन 1 और 4 बच रहे हैं, 2 तो मैंने हटाया है, सॉरी। फैक्ट्रीज एक्ट में, सॉरी, फैक्ट्रीज एक्ट में सर्टिफाइंग सर्जन काम आएगा। हाफ मंथली पेमेंट में फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड हमने कुछ नहीं पढ़ा, फैक्ट्रीज एक्ट तो सबने पढ़ा ही होगा यार, सबने, इसको तो सबका फेवरेट है ये वाला तो, फैक्ट्रीज एक्ट तो, क्या क्या मिलना चाहिए, कितने पे उसको एम्बुलेंस मिलनी चाहिए, कितने पे टॉयलेट मिलना चाहिए, कितने पे रेस्ट रूम मिलना चाहिए, कैंटीन मिलनी चाहिए, मशीन कैसे लगी होनी चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट तो सबने ही पढ़ा होगा। वहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन भी पढ़ा होगा कि वो उसको डिक्लेयर करेगा कि ये काम करने लायक है कि नहीं है, इसकी एज क्या होगी। आप अगर मेरे साथ पढ़े थे तो आपको तो वैसे भी ये आंसर बिना ट्रिक लगाए हो जाता। बी का क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट, बी में आएगा फर्स्ट, इसको भी काट दूंगा, आंसर ये है। ठीक है, नहीं पता था मुझे पीस वर्क क्या है, फिर भी मैं इस सवाल को कर लिया। हाफ मंथली पेमेंट क्या, नहीं पता था मुझे, फिर भी मैं इसको कर, तो मैं यही कह रहा था कि मैं आपने अब 10 कोर एक्ट भी जो मैंने पढ़ाए हैं वो पढ़े हैं, तो भी आप बहुत सारे सवाल ऐसे कर लोगे जो नहीं पढ़े हो। जैसे ये है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचना है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अब यार बैटरी खत्म होने वाली है, करता हूँ मैं इसको फटाफट कंक्लूड, 4 और है, और कुछ फिर इम्पोर्टेंट कुछ बात भी करनी है आप लोगों से, या फिर मैं आपको दे दूँ ये वाला करने के लिए, आप कर लेना, चलो ये वाला भी आप कर लेना। वैसे ये वाला बता दूँ क्या, खुद कर लेना एक बार, इसके बहाने आप इन चीज़ों को वापस पढ़ लेना। अब जैसे डाटा वाला, ये वाला बता देता हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया mandates the packaging of 100% sugar and food grains। फूड ग्रेन्स का तो समझ आता है, लेकिन भाई शुगर ही क्यों दिया, कुछ और दे देता, चाय दे देता, कुछ और दे देता, चावल, चावल तो फूड ग्रेन्स हो गया, फूड ग्रेन्स में आ गया, कुछ और भी तो दे सकता था, नमक दे देता, चीनी क्यों दिया। तो वो यही कह रहा है कि भाई 100% मैंने सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए किया है, शुगर के लिए नहीं किया है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको बता रहा है कि 100% मैंने शुगर के लिए नहीं किया, फूड ग्रेन्स के लिए किया है। क्योंकि ये जो ये पैकेजिंग जूट, पैकेजिंग मटेरियल्स, कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट किसी ने शायद पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, ना पढ़ा होगा तो फिर भी उसमें मैं बता दूं कि ऐसे था कि आपका 20 से 30% ही उसमें जाएगा, किसमें, शुगर में, 20 से 30 या 20 से 40% फॉर शुगर, फॉर शुगर, नॉट 100%। और उसने भिड़ते ही 100% शुगर के आगे लगाया, बस वो थोड़ा सा चेक कर रहा है कि भाई हल्का सा दिमाग लगा लेगा क्या डेटा के साथ, जो मैं इसको हजारों लाखों करोड़ रुपए के एपीएफ से बनने के बाद जो काम देने जा रहा हूँ, इस छोटी माइनर चीजों को पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। और इसके लिए तो खैर 100% मैंडेटरी था ही, तो इसमें अगर आपको नॉलेज था तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप थोड़ा सा डेटा के साथ रिस्क ले सकते थे। हाँ, ये था रिस्क वाला, लेकिन अभी तक कोई रिस्क वाला मैंने ऊपर बताया नहीं आप लोगों को कि जहाँ रिस्क हुई हो। जैसे ये है एनएसई प्राइम, एनएसई मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने एनएसई बस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही सुना है आज तक, और भी जगह सुना है लेकिन जनरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैंने यही सुना है जनरली, आए दिन न्यूज़ में चलता रहता है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी थोड़ी बहुत जानकारी भी है मुझे
NSE BSE की, इंडेक्स की, कभी कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिल जाऊँ इन चीज़ों के बारे में बताता तो ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक ठाक अच्छी नॉलेज है। NSE प्राइम समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़, कुछ न्यूज़ में है NSE प्राइम, उस टाइम होगा या अभी भी है, हो सकता है। हाई स्टैंडर्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस, हाई स्टैंडर्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस, नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता। लॉन्ग ड्यूरेशन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स से रिलेटेड है, अच्छी बात है। कंसेशंस एंड टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज और NSE और हाईटेक एब्सर्ड स्टेटमेंट होता है स्टार्टअप कंपनीज, ये है एब्सर्ड स्टेटमेंट, जिसको तो मैं यूं काट दूंगा क्योंकि टैक्स हॉलीडेज और NSE से, टैक्स से रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं NSE के पास। स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ NBFCs, कुछ NBFCs से रिलेटेड बात हो रही है, कुछ बॉन्ड से रिलेटेड बात हो रही है। तो भाई हमारी गवर्नमेंट और RBI क्या कर रहे हैं फिर, अगर सब NSE देखिए तो NSE का काम क्या है, क्या है NSE का काम, बताओ मुझे तुम। कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, पेरेंसी ऑफ लिस्टेड कंपनीज, वो आप अनलिस्टेड हो, आपकी दुकान है, दुकान से NSE को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी से, उसको इनसे लेना देना है कि उसमें क्या हो, कंप्लायंस ट्रांसपेरेंसी हो, हाई स्टैंडर्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस हो, यही आंसर था। चलो इतना ही काफ़ी है और बैटरी भी ख़त्म हो गई है। अब बात कर लेते हैं व्हाट टू डू इन लास्ट टाइम। पहली चीज़ जो टॉपिक्स बता दिए उनको कंप्लीट कर लेना। दूसरी चीज़ टेलीग्राम में जाना या फिर चैनल पे भी, चैनल पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ एक प्लेलिस्ट है वन शॉट लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, ये उनके लिए है। चलो पहले दो दो टाइप के लोग होंगे, एक तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, एक जिन्होंने, तीसरा टाइप वो ले लेता हूँ कुछ पढ़ा होगा, एक जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर हमेशा नोट्स बनाए, हर चीज के नोट्स है उनके पास, तो उन लोगों को तो यहीं से पढ़ना है, खुद के नोट्स से ही। ये जो कैटेगरी के दो लोग हैं, ये भी पढ़े हैं वहां से, अगर ठीक ठाक निकल रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो इस पे चले जाना एक बार, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन कर लेना, और तुम तो भाई चले ही जाना, तुम्हारे लिए तो कुछ, क्या पता इनका ना हो तुम्हारा हो जाए, तो जाके तुम तो देख ही लेना जो वन शॉट लेक्चर्स है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री और लेबर लॉज सारे, न्यू लेबर कोड्स और इंश्योरेंस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तीन और बच रहा है कुछ, अच्छा पार्ट है, एक पार्ट लेबर लॉज का, एक पार्ट अकाउंटिंग का, फिर भी एक और कुछ बच रहा है याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाली लिस्ट आप जाके देख लेना। 4 5 दिन बच रहे हैं, थोड़ी सी दिन रात जाग के मेहनत कर लेना, थोड़ा सा कर लेना। और एक और चीज़, जैसे मैं तो लेट सोता हूँ, तो मेरी तो आदत बनी हुई है 2 3 बजे 4 बजे सोना, 8 9 बजे उठना, लेकिन आपका पेपर है तो 25 नवंबर आज डेट है ऊपर लिखी हुई है, वैसे 24 नवंबर से स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, एक दिन हो गया पूरा, 25 नवंबर हो गया, तो आज आप सोने वाले हो अभी, अगर कल देख रहे हो वीडियो बाद में देख रहे हो, लेकिन पेपर से पहले देख रहे हो, अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो, तो कोशिश करना 10 बजे से पहले सो जाओ। मुझे पता है कहोगे पढ़ेंगे कब, सुबह उठ जाओ 4 बजे 5 बजे, लेकिन यहाँ आदत डालना, 2 4 दिन सोने की कोशिश करना, क्योंकि 30 नवंबर को पेपर है, अगर 19 29 नवंबर को सोओगे 10 बजे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 बजे तक भी नींद नहीं आएगी और उसका इफेक्ट दिखेगा 9:30 बजे, मुझे सो लेना चाहिए था जल्दी। तो आज से ही जब से ये वीडियो देख रहे हो,
वैसे तो कोई आया नहीं होगा यहाँ तक इस वीडियो में, लेकिन अगर आप यहाँ आए हो तो आप बहुत लकी हो, और आपका इसका इसका फ़ायदा पेपर में मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। जो भी आपने चीज़ें देखी, तो कोशिश करना 10 बजे से पहले सो जाओ, जल्दी उठने की कोशिश करना, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे तो क्या करोगे, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ऐसे 7 बजे भी नहीं, 6 बजे तो 6 बजे तक उठ ही जाना, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और इन चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर अच्छे से ट्राई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और जब रिजल्ट मिल जाए तो इसी वीडियो के आगे कमेंट में जो आपके अंदर अच्छी बुरी जो भी फीलिंग्स है वो आके बयां कर देना, ठीक है? फीलिंग्स तो मुझे पता है यही रहेगी, अगर आप अच्छे से अपने दिमाग से थोड़ी सी अपनी इस मोटी सी बुद्धि का थोड़ा सा यूज करके करेंगे तो सारी चीज़ आपके फेवर में रहेगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।